जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। थॉटकास्ट का ये 16वां एपिसोड है, आप देख रहे हैं। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे नीट की। नीट एग्ज़ाम जो होती है वो क्यों लाया गया, किस वजह से लाया गया, नीट एग्ज़ाम असल में क्या है, इसके परिणाम SC ST OBC पर क्या होते हैं, जो छात्र इसकी एग्ज़ाम देते हैं उन पर क्या होते हैं, समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और पिछले 3-4 सालों से ये नीट की एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा विवादित है। विवाद में इसलिए है क्योंकि आरक्षण जो है वो OBC का आरक्षण वहाँ पर लागू नहीं होता। कई सारी राज्य सरकारों ने भी इस पर आपत्ति जताई है, जनता की तरफ से भी इसको लेकर काफ़ी सारा रोष है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मगन ससाने सर है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं MNTV के स्टूडियो पर। और इसके अलावा हमारे साथ MNTV के मुख्य संपादक है कुमार काले सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इन दोनों मान्यवरों का स्वागत करता हूं। तो नीट को जानने का जो काम है वो हम डॉक्टर मगन ससाने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंपा के, इनसे शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, ये नीट क्या है? एक तो ये बताइए, केवल फुल फॉर्म नहीं, विस्तारित रूप से उसे, और इसके अलावा नीट क्यों लाया गया? प्रथम मैं इस चैनल का, MNTV चैनल का स्वागत करता हूं कि जिससे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने चर्चा की। नीट के बारे में बहुत ही स्टूडेंट में, जनता में बहुत ही गलतफहमी है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और नीट के माध्यम से बहुत सारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उन पर बहुत बड़ा परिणाम हो रहा है और आगे आने वाले समय में होगा। ये जो नीट है, NEET, इसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस तरह से नेशनल लेवल पर जो मेडिकल के माध्यम से एडमिशन होता है, डॉक्टर के लिए एडमिशन होता है, वेरियस ब्रांचेस के लिए एडमिशन होता है, उस एडमिशन के लिए पूरे भारत में एक ही परीक्षा रखी है। और वो परीक्षा बहुत ही डिजिटल तरीके से ये परीक्षा रखी है। तो ये परीक्षा लाने का महत्वपूर्ण कारण जानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, मैं सर्जन हूँ। मैं महाराष्ट्र से, पूना यूनिवर्सिटी से BJ मेडिकल में पढ़ा हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा जब कॉलेज में एडमिशन हुआ करता था वो मेरिट पर हुआ करता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट कर हमारा एक मेरिट हुआ करता था। और मेरिट हर साल का अलग होता था। हर साल में जिनका, विद्यार्थियों का मेरिट सबसे ज़्यादा होता था उनको एडमिशन मिलता था। इसका मतलब है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट था उसको ही डॉक्टरों के लिए एडमिशन मिलता था। तो इसमें क्या हुआ, तो डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने जब लिखा कि अपॉर्चुनिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो हमको हजारों साल से अपॉर्चुनिटी ही डिनाई की थी। तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ऐसा हुआ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी के जो छात्र हैं वो मेरिट में ज़्यादा आने लगे। इसका मैं सबूत आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती थी पहले, तो उस परीक्षा में पहले 50 नंबर का लिस्ट डिक्लेयर किया जाता था हर साल जी। तो जब बहुजनों के लड़के, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी के लड़के वो 50 में सबसे ज़्यादा मेरिट में आने लगे, तो उन्होंने वो मेरिट लिस्ट लगाना ही बंद कर दिया। जब अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरिट लिस्ट ही लगाना बंद किया। तो इसके बाद उन्होंने अलग रास्ता चुना, अलग रास्ता स्टेट लेवल पर इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से
जैसा महाराष्ट्र हर स्टेट में अलग होता था, उस तरह से डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन के लिए परीक्षा लेना उन्होंने शुरू किया। उसमें भी हमारे लड़के ज़्यादा मेरिटोरियस आते थे, और जो सवर्ण लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, वो कम मेरिट में आने लगे। तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग इसी परीक्षा में भी ज़्यादा आने लगे। तो उनके सामने समस्या खड़ी हुई, उनको रोका कैसे जाए, इन विद्यार्थियों को रोका कैसे जाए। ये बहुत बड़ा जो शासक लोग हैं, जो रूलर लोग हैं, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। एक संकट खड़ा हो गया। संकट खड़ा हो गया कि ये जो लोग जिनके पास मेरिट नहीं था, जब चांस मिला तो इन्होंने अपना मेरिट सिद्ध कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन नीट का है। और नीट का अगर हम आज के तारीख में डाटा अगर देखें, तो ये डाटा ये साबित कर देगा कि इसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट को कैसे रोका गया है। ये आंकड़ों के आधार पर आज हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, नीट जो परीक्षा है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी एक्सक्लूडिंग टेस्ट है, ऐसा मेरा सबूत के आधार पर मानना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबूत के तौर पर मतलब आपके पास क्या जानकारी है कि किस प्रकार से उनको नीट से बाहर रखा जाता है, नीट की वजह से? बहुत सारे जो आंकड़े हैं 2018 से लेकर 19 से लेकर 20 का, तो ये अभी इसका ज़्यादा पैंडेमिक की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, और सरकार ने भी ऐसा कानून किया है कि कौन सा भी डाटा रिलीज नहीं करना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कानून ही किया है, इसलिए डाटा अभी सामने नहीं आता। तो आदिवासी का एक पत्रक चलता है गोंडवाना संदेश में, उन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट में जो नीट के माध्यम से जो एडमिशन होता है, उसको शेड्यूल ट्राइब का केवल 0.75% एडमिशन होता है, शेड्यूल ट्राइब का। शेड्यूल कास्ट का केवल 1.75% एडमिशन होता है, जिनका 22.5% होना चाहिए शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, दोनों मिलके तो इतना होता है। और ओबीसी का केवल 2% होता है। जो ओबीसी इस देश में 52% है, 52% ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा के इन्हें की षड्यंत्र करके 27% एडमिशन दिया है। उसी का नतीजा ये है, ओबीसी को केवल 2% मिल रहा है। ये बहुत ही खराब बात है, ये असंवैधानिक बात है। तो इस तरह से आंकड़ों के आधार पर ये सिद्ध हो गया है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, जब हम अभी ये चर्चा बढ़ाएंगे तो आपके सामने अदर भी आंकड़े, परसेंटाइल और परसेंट, ये भी दो टर्म जो है वो मीडिया के माध्यम से हो या लोगों में ये प्रचारित होती है या प्रचारित की जाती है, और ऐसी टर्मिनोलॉजी में बात होती है ताकि आम जो साधारण लोग हैं उनको वो समझ में ना आए। तो परसेंटाइल और परसेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। ये नीट का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है, एक समंदर है। समंदर से जब हम एक गिलास पानी लेते हैं, समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक गिलास पानी डालते हैं तो भी समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो नीट एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल पर है, फ्रॉड समझ में नहीं आता, फ्रॉड समझ में नहीं आता जी। और जो लोग नीट एग्ज़ाम हैंडल करते हैं, वो गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती, वो तो प्राइवेट सेक्टर को हैंडल करने को ले दिया है। प्राइवेट सेक्टर का जो सेटअप है,
प्राइवेट सेक्टर का जो सर्वेयर है वहाँ से हैंडल होता है। तो मुद्दा ये है परसेंटाइल और परसेंट, ये बहुत ही हमारे लोगों में इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को भी मालूम नहीं है। तो परसेंट किसे कहते हैं? अभी हमारा जो एडमिशन था वो परसेंटेज पर हुआ करता था, मेरिट पर हुआ करता था। बिल्कुल। अभी नीट के माध्यम से जो एडमिशन होता है वो परसेंटाइल से होता है। अभी परसेंट, मैं समझाने के लिए आपको का नीट का जो एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, वो 720 मार्क्स से होता है। 720 मार्क का जब एग्ज़ाम होता है तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क होना अनिवार्य है डॉक्टर के एडमिशन के लिए, और बैकवर्ड कास्ट के लिए 40% मार्क होना अनिवार्य है। ये सिंपल तरीका है। तो 720 मार्क की अगर नीट होती है तो जनरल कैटेगरी के हाफ 50% आता है 360। तो नीट को जिसको 360 एंड अबव मार्क्स है, ही इज एलिजिबल टू गेट एडमिशन एनीवेयर, वेदर अगर गवर्नमेंट में मिल गया तो गवर्नमेंट में, तो अगर प्राइवेट में मिल गया तो प्राइवेट में। ये क्लियर है, मेरिट पर, परसेंटेज पर। अगर ये जो परसेंटाइल सिस्टम है, परसेंटाइल सिस्टम से मेरिट खत्म किया है, ये हमारे भोले लोगों को मालूम नहीं है। कैसे खत्म किया है? सपोज मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, ये डाटा बताता हूँ, 2019 का है। तो 2019 में 15 लाख विद्यार्थी स्टूडेंट परीक्षा के लिए उन्होंने फॉर्म भर दिया। बिल्कुल। ठीक है, और 14 लाख ने परीक्षा अटेंड किया, और उसमें से 8 लाख लोग परीक्षा को क्वालिफाई हो गए। अभी महाराष्ट्र और पूरा भारत देश में 70,000 मेडिकल सीटें हैं, करीबन 70,000 सीटें में से 30,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, और बाकी जो है 40,000 सीटें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। अभी इसमें समझने वाला जो मुद्दा है परसेंटाइल का, तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक तरीका होता है। अभी 8 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, वो क्वालिफाई हो गए, तो उसमें से 50% विद्यार्थी को कितने मार्क्स है? नॉट 50%, एक्चुअल न्यूमेरिकल 50% नहीं है, तो 50% नीचे आओ। 50% नीचे वाले स्टूडेंट को कितने मार्क्स है? वो आता है 134 फॉर जनरल कैटेगरी। कितने मार्क्स है? परसेंट सिस्टम से कितना आता था? 360। परसेंटाइल से कितना आ गया? 134। बिल्कुल उसी तरह बैकवर्ड कास्ट के लिए जो मेरिट होता है SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, उनका जो 40% आता है, उनका मेरिट आया 107 परसेंटाइल, और परसेंटेज से 280 आता है बैकवर्ड कास्ट का। तो जो परसेंट और परसेंटाइल सिस्टम से मेरिट कम हो गया, और सरकार तो डंका बजाती है मेरिटोरियस मेरिटोरियस मेरिटोरियस। यहां तो डॉक्टर के एडमिशन के लिए मेरिट खत्म ही कर दिया। अभी बहुत मुद्दा ये है, 30,000 सीटों के लिए मेरिट और 40,000 सीटों के लिए मेरिट ही नहीं है प्राइवेट के लिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरिट ही नहीं है। अगर सपोज उस वक्त का मेरिट गया था 560 एंड अबव, गवर्नमेंट का मेरिट गया था उस वक्त 560 एंड अबव, 2019 की बात करें, 560 मेरिट गया था। 560 एंड अबव जिसको मार्क्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, लेकिन 559 जिसको मार्क्स है उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो मेरिट स्टूडेंट है, यह हमको कबूल करना होगा। लेकिन यहाँ गुची क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 559 वाला विद्यार्थी मेरिटोरियस है, लेकिन उसके पास केवल पैसा नहीं है,
इसलिए वो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन जिसको 107 मार्क्स है, उसके पास पैसा है, वो एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट में जाकर एडमिशन ले सकता है। तो ये समस्या परसेंटाइल सिस्टम से निर्माण हो गई। 40,000 जो एडमिशन होता है, 40,000 जो एडमिशन होता है, ये एडमिशन केवल पैसों के आधार पर होता है। वहाँ मेरिट नहीं चलता। वहाँ मेरिट नहीं चलता। कैसे होता है कि साधारण 1 करोड़ 80 लाख टू 1 करोड़ ये उनका केवल डोनेशन फी रहता है, केवल डोनेशन फी। और सालाना 15 to 20 लाख रुपीस उनका फीस रहता है। तो आप कैलकुलेट करो, इतना साधारण आम आदमी SC ST OBC के पास है ना, गिने चुने लोग हो सकते हैं, वो दैट इज इमटेरियल। तो इस तरह से नीट के माध्यम से ये प्रो प्राइवेट बिल है, ये परीक्षा प्रो प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए कम मार्क्स के लोगों को मदद करती है, जिनके पास पैसा है, वो जा सकते हैं। हाँ, जा सकते। दूसरी बात क्या है, ये जो 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, ये 100% थोड़ी बैकवर्ड कास्ट के लोग रहते हैं, इसमें जनरल कैटेगरी के 50% लोग होते हैं। तो ये 40,000 प्लस 30,000 में के 15,000 लोग, तो टोटल कितनी है? 45,000 लोग अपर कास्ट के लोग मेडिकल के लिए एडमिशन। 55,000 ये लोग मेजॉरिटी उनको जाता है डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए। तो साधारण आदमी, साधारण पेरेंट्स के ये समझने के बाहर का है, उनके समझ में नहीं आता। वो क्या कहता है कि हमारा बच्चा में ही खोट है, हमारे बच्चा में ही स्टडी नहीं किया, ऐसा चल रहा है। लेकिन एक्चुअली मेरिट, जो मेरिटोरियस है वो ख़त्म किया, और जो पैसा है वो मेरिट आया। अभी भविष्य का जो, मैं भविष्य का भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ। अभी 100% प्राइवेटाइजेशन होने वाला है आने वाले समय में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसका भी गवर्नमेंट खासगीकरण करना चाहती है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी जब 100% प्राइवेटाइजेशन होगा तो मुझे ऐसा लगता है नीट ही खत्म हो जाएगी। नीट एग्जाम काय को लेंगे, वो नीट खत्म करेंगे, क्योंकि अब हम एडमिशन ही ले सकते। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शायद अलग अलग, हर कॉलेज की अलग अलग हो सकती है। हर कॉलेज की अलग अलग नीट। आज नीट है, 2-4 साल में मुझे नहीं लगता जब पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नीट रहेगी, ऐसा मेरा तर्क ऐसा है। जिस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, उससे ये लगता भी है कि जो सर बात कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा 100% प्राइवेटाइजेशन, वो एक बात है। लेकिन सर जनता का एक विरोध भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, तो देखना होगा कि ये कैसा होगा। लेकिन मैं काले सर आपसे समझना चाहता हूँ, परसेंटाइल और परसेंट, इसको आप किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए, भारत में हर पढ़ने वाले छात्र की, जो स्टूडेंट है, उसकी ये पहली एस्पिरेशंस होती है कि वो डॉक्टर बने। बहुत बड़े पैमाने पर पेरेंट्स का भी दबाव होता है, सोसाइटी का भी एक दबाव बनता है, उस स्टूडेंट की भी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस होती है, और समाज में डॉक्टर का अपना एक स्टेटस है। इंजीनियरिंग के लेवल पर हम देखेंगे तो IITs का बहुत बड़ा क्रेज़ है समाज में। तो ये नीट और JEE, इन दोनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज से ये प्रक्रिया शुरू है, अब तो बहुत ज़्यादा इसका ये, और भारत में इसी एग्ज़ाम की वजह से, चाहे नीट हो या JEE हो, इसकी वजह से एक नई इंडस्ट्री पैदा हुई, वो एक कोचिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल, क्योंकि अब वो बिजनेस से भी आगे कन्वर्ट हो गया है और एक इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। तो एक स्टूडेंट को अगर प्रिपेयर करना है IIT के लिए या नीट के लिए, तो कम से कम उसको 2 साल के लिए मिनिमम 5 लाख से लेके, जैसे उसका आगे वाला क्लास का ये हो उस तरीके से जाता है, तो मिनिमम 5 लाख तो उसके पेरेंट को डॉक्टर बनने से पहले खर्च करने पड़ते हैं। डॉक्टर बना भी नहीं है, बस बनने की प्रिपरेशन में ही उसका इतना पैसा खर्च होता है, और लाखों करोड़ों रुपए की ये इंडस्ट्री बन चुकी है।
और लाखों पेरेंट्स को इसको अननेसेसरी एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। क्योंकि एजुकेशन जो है भारत में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्टेट को इसकी जिम्मेदारी लेकर अगर आप बेहतरीन मेरिट डेवलप करना चाहते हो तो स्टेट इसका जिम्मा उठाए और अपने जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वही इसकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। आज पेरेंट्स को 2 टाइम्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। एक तो बच्चों को मेरिट डेवलप करने के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता है, तो अच्छे से अच्छे क्लासेस मतलब कॉलेजेस में एडमिशन देना पड़ता है, उसकी फीस अलग होती है, और क्लासेस के लिए भी पे करना पड़ता है, तो ये डबल एक्सप्लॉइट होता है। तो ये जो जेई हो या नीट जो है, इसमें जो ई है ना एलिजिबिलिटी के लिए है ना एंट्रेंस के लिए, 2 चीज़ें करता है, पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है और जो स्टूडेंट जो बैकवर्ड क्लासेस के जो है, जो डिप्रीव क्लासेस के जो है, उनको एलिमिनेट करने का काम करता है। ना ये उनका मेरिट डेवलप करने की बात है, क्योंकि मेरिट और परसेंटाइल में जैसे आपने बात की, परसेंट और परसेंटाइल में बेसिक डिफरेंस ये है कि मेरिट जो है या परसेंटेज जो है मैक्सिमम की बात करता है और परसेंटाइल जो है मिनिमम की बात करता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर आप मेरिटोरियस बात कैसे कर सकते हैं। तो ये जो नीट आई ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रही है। इसमें 3 चीज़ों को हमको जानने की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन, कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेंसी। तो कन्फ्यूजन जो है ये रूरल एरिया में या जो पेरेंट्स या स्टूडेंट जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया के जो है उनके पास इसका कोई क्लियरिटी नहीं है। अभी ये 2 साल हो गया तो उसके थोड़ी बहुत क्लियरिटी स्टूडेंट्स के पास आ गई, उन्होंने फाउंडेशन कोर्सेस या अपने से प्रिपरेशन शुरू कर लिया गया। नहीं तो भारत में क्या है कि कोई यूनिक सिस्टम नहीं है, यहाँ तरह तरह के बोर्ड है, स्टेट बोर्ड अलग है, सीबीएसई बोर्ड अलग है, अलग बोर्ड का पैटर्न अलग है। तो जो स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनके पास सीबीएसई का जहाँ पर ये नीट कंडक्ट की जाती है उसका सिलेबस न होने के कारण वो स्टेट के मेरिट में तो हाई रैंक लाते, मगर वो नीट के एग्जाम में उनका मेरिट कम आता है। अब वही सिलेबस अगर उनको स्टेट का सिलेबस अगर नीट में होता तो उसमें भी रैंक लाते। तो पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में इसकी प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा। 2-3 साल तो इसमें ऐसे ही चले गए। फिर जो कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेंसी जो है इसको हमको समझने की ज़रूरत है। जब 2013 में नीट लाई गई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नीट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। एमसीआई के द्वारा नीट लाई गई थी। अब एमसीआई ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, एडवाइजरी काउंसिल था। एडवाइजरी काउंसिल किस आधार पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, किस आधार पर नॉर्म्स दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को माना गया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। इसके साथ साथ नीट जो क्या कर रही थी कि जो माइनॉरिटीज़ को जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे, उनके अपने इंस्टीट्यूट थे, उसके अंदर भी इंटरफेयर करके उनके राइट्स को सीज करने का काम कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रोका कि भाई आप इस तरीके से माइनॉरिटीज़ के राइट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। 3 जजेस का बेंच था और उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। फिर बीजेपी की सरकार आई और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, ये लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए और लार्जर बेंच के पास इसको लेकर गए और 5 जजेस की बेंच ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। मतलब 3 जज ये कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 5 जज उसी सुप्रीम कोर्ट के ये कहते हैं कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उन्होंने अल्टमास को जो है एक ही आदमी था, ये अल्टमास कबीर, कि उन्होंने उसको लीगलाइज कर लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर लिया। और उसके आधार पर फिर जो है ये नीट जो है 2016 से बहुत ज़्यादा इसका मामला खड़ा हुआ। और एक बात देखने को आपको पता चलेगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, इसका मतलब जो है जो कॉन्स्पिरेंसी थी उस कॉन्स्पिरेंसी को लीगलाइज कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर लिया गया। और जैसे ही नीट कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फीस जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा, क्योंकि ये जैसे ये एक बैकडोर एंट्री जो है। और पहले क्या था, मैनेजमेंट कोटे को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये था और कुछ सिलेक्टेड लोग ये जाते थे। अब क्या हो गया कि नीट ने प्राइवेट एडमिशंस को क्या कर लिया, लीगलाइज कर लिया। और एक हम लोग ये कह सकते हैं कि डे लाइट रॉबरी करने का जो मौका है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया गया। अब इसमें क्या है कि परसेंटाइल ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, अब पहले जितनी सीट्स थी उतने बच्चे क्वालिफाई होते थे, अब उससे 10 टाइम्स ज़्यादा जो है बच्चे हो गए। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 70,000 की कैपेसिटी है तो 70,000 स्टूडेंट्स होते थे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 या 15,000 स्टूडेंट्स को लिया जाता था, उनके राउंड चलते थे और वो 70,000 की सीटें फाइनल होती थी। अब जब 8 लाख स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई होते होंगे तो जो बच्चे उसके अंदर भी एस्पिरेशंस बढ़ती है।
पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा क्वालिफाई हो गया, फिर गवर्नमेंट में नहीं मिला तो चलो मैं प्राइवेट में ट्राई करता हूँ, और फिर प्राइवेट वाले लोगों को उसका मौका मिलता है। और वो परसेंटाइल से ये जो कॉन्स्पिरेंसी जो की गई कि मेरिट को नीचे लाकर बैकडोर एंट्री से उसको एडमिशन देने के लिए उन्होंने लीगलाइज कर लिया। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है। कंट्रोवर्सी इस वजह से होती रही कि जिस प्रक्रिया से नीट को लाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, दूसरा उसको एग्जाम लेने का तरीका भी फेयर नहीं है। उसकी एग्ज़ाम प्रक्रिया शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रही। आपको याद होगा कि 2016-17 में इस एग्ज़ाम को लेने का काम जो है वो प्रोमेट्रिक नाम की जो एजेंसी वो करती थी। ये एजेंसी पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम करती थी, और उस कंपनी को अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ब्लैक लिस्टेड कर लिया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम की प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और वो जो है उस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जाता था। इस वजह से उसको ब्लैक लिस्टेड कर लिया गया। जो ब्लैक लिस्ट कर किया था अब उसी कंपनी को एक काम दिया गया, और वो भी विदाउट बिडिंग। किसी तरीके से कोई पब्लिक नोटिस नहीं था, पब्लिक डोमेन में बात लाई नहीं गई और उसको दिया गया। इसकी वजह से क्या, वहाँ की 17 के एग्ज़ाम में बहुत बड़े पैमाने पर मामले सामने आए कि उस एग्ज़ाम को सॉफ्टवेयर टेक्निक के द्वारा हाईजैक किया गया और स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट दिया गया, और बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस भी सामने आए। उस समय के अगर आप कटिंग्स पढ़ोगे अखबारों के तो ये सारा मामला सामने आया। 17 तक ये बात चली रही और उसके बाद में भी ये कॉन्स्पिरेंसी जो है आगे। इसलिए नीट जो है किसी भी तरीके से जो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना वो स्टूडेंट के फेवर में है, ना वो पेरेंट के फेवर में, और ना ही सबसे बड़ी बात है कि मेरिट के भी फेवर में नहीं। जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसी तरीके से एंटी मेरिट भी है। आपने जिसका जिक्र किया कि स्टेट बोर्ड और नीट, इन दोनों के सिलेबस अलग अलग होते हैं। नीट की जब बात होती है सर आमतौर पर, तब अनीता के आत्महत्या का एक मामला या उसका जिक्र होना स्वाभाविक है, वो उसमें आ जाता है। तो तमिलनाडु की एक होनहार छात्रा जिसने सुसाइड कर लिया, तो और ऐसे कई सारे मामले जो है वो सामने आए हैं। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, नीट को, गवर्नमेंट को, या और स्टूडेंट है या उसके परिवार है, क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट जब आत्महत्या करता है तो गवर्नमेंट का फेल्यूर है, ये सिस्टम का फेल्यूर है। और जो सिस्टम चलाने वाले जो लोग हैं भारत में वो रूलर लोग हैं। ये रूलर लोग रोकना चाहते, डॉक्टर बनने से रोकना चाहते। आगे का उनका स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है, बहुत इससे भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन इसमें जो सिस्टम काम कर रहा है, ये सिस्टम, क्योंकि जो हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद जो है भारत में, ये बहुत लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ही मालूम नहीं है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर एक जगह ऐसे कहते हैं, हायर एजुकेशन इज़ दी ओनली एजुकेशन। इसलिए हमको जो हायर एजुकेशन से रोका जा रहा है। और दूसरी बात कहते हैं कि हायर एजुकेशन विल ब्लो द कास्ट सिस्टम। अंतिम उद्देश्य एनिलेशन ऑफ द कास्ट है, बिल्कुल, इवन संविधान का भी है। एजुकेशन का उद्देश्य ही वही है, चाहे वो डॉक्टर हो, कौन सा भी एजुकेशन। तो बाबा साहब कहते हैं हायर एजुकेशन विल ब्लो द कास्ट सिस्टम, विल डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। लेकिन ये ऐसा करने से SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को डॉक्टर बनने से रोक रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है मैं आखिरी डॉक्टर हो सकता हूँ, मेरे बाद कोई डॉक्टर बनेगा ही नहीं। ऐसा इंतज़ाम, ऐसी तैयारियाँ की गई है। ये अभी तैयारियाँ की नहीं, जो रिजर्वेशन के माध्यम से जो निर्णय दिए हैं 1990 के बाद सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बना के निर्णय लिए हैं। उसमें क्रीमी लेयर लगाया है, बहुत सारे किए, स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटीज़ में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। यहाँ तक किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये बहुत गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं वो साधारण तो लोग नहीं होते।
कि असाधारण लोग रहते ऐसा हम मानते हैं, जी। लेकिन उनको साधारण कहना या असाधारण कहना ये भी हमको सोचना पड़ेगा, उनको समझना चाहिए। जी। आप किस प्रकार से देखते हैं जो आत्महत्याएं होती है आमतौर पर, मतलब जितने भी डेल्टा मेघवाल की बात ली जाए या फिर डॉक्टर पायल तडवी है, कास्टिज्म को लेकर रोहित वेमुला का एक बड़ा उदाहरण है, इन सभी मुद्दों पर जैसे हमने पिछले बार भी चर्चा की आईआईटीज और आईआईएम्स के बारे में, तो अभी ये जो नीट की वजह से जो आत्महत्याएं हो रही है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अनीता की घटना को हम लोगों को बहुत ज़्यादा बारीकी से जानने समझने की ज़रूरत है। सितंबर 2017 में स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम आने के बाद में नीट की एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में ये बात सामने आई। अनीता जो तमिलनाडु स्टेट की टॉपर थी, लगभग 1127 उसका स्कोर था आउट ऑफ 1200, तो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और बहुत ज़्यादा एक रूरल बैकग्राउंड से, एक पुअर बैकग्राउंड से थी, मगर उसके बाद में भी एक मेरिटोरियस कैंडिडेट थी और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट थी और उसके पास वो मेरिट भी था। अब जब वो उसने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें उसका परसेंटाइल जो है 12 के करीब रहा। अगर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम से उसका एग्ज़ाम होता और उसके मेरिट पर अगर उसको एडमिशन होता तो आराम से वो गवर्नमेंट सीट देने लायक थी, मगर नीट के एग्ज़ाम के द्वारा ये उसके साथ एक, हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरिट होने के बाद में भी एक डिसएडवांटेज जो है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसके पास रहने वाले रिसोर्सेज और वो सारी जो सोशल सर्कमस्टांसेस है उसके आधार पर उसको ये डिनाई किया है। अब उस वजह से उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। तो ये जो है एक सुसाइड उसके तरफ से है, मगर ये सिस्टम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि मर्डर, एक जो सोसाइटी की एक सबसे बड़ी एसेट होती है, उसकी यूथ होता है, उसका इंटेलेक्चुअल या उसका जो बुद्धिजीवी होता है वही होता है, उसकी हत्या कर दी गई। तमिलनाडु में उसका बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर सारे लोग सड़क पर उतरे। स्टेट ने उसके फैमिली को कंपेंसेट करने की भी बात की, मगर उन्होंने उससे इनकार कर दिया। उनका इतना ये कहना था कि ये जो मेरे बेटी के साथ में हुआ, दोबारा किसी दूसरे बेटी या दूसरे किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो तमिलनाडु ने उसके विरोध में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और देश भर में ये सारी घटनाएं। अब अनीता का मामला चर्चा में आने का मूल कारण जो है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा चर्चा में आने का कारण, कि उस स्टेट ने उस बात को इश्यू बनाया और वो शुरू से ही वो नीट के विरोध में अगर कोई लड़ा है तो तमिलनाडु स्टेट लड़ा हुआ है। आज भी देश भर में जो सारा नीट के विरोध में जो कैंपेन हो रहा है उसमें ये। अब होता क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के मेरिट को डेवलप करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके मेरिट को बढ़ाने के लिए बेहतरीन कॉलेज चुन रहे, बेहतरीन कोचिंग क्लास लगा रहे, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, मगर वही पेरेंट्स रिजर्वेशन को बचाने के लिए जो आंदोलन चलता है उसमें शामिल नहीं होते और उसको किसी भी तरीके से समर्थन नहीं देते। इस वजह से क्या हो रहा है, मेरिट बढ़ता जा रहा है और रिजर्वेशन खत्म होने की वजह से या जो कॉन्स्पिरेंसीज उनके विरोध में की जा रही है उसकी वजह से वो जो मेरिट डेवलप करने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी खत्म हो रहा है। आज इस देश की 83% से ज़्यादा आबादी जो है, मतलब 78% से जो आबादी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है, वो जो बच्चा नीट का फॉर्म की फी भरने लायक नहीं है वो कहाँ से कोचिंग की तैयारी कर पाएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, वो 12th की स्टैंडर्ड में है मगर वो एग्जाम की फी भरने तक लायक उसके पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका मेरिट कहाँ से शुरू होगा। जब एग्जाम में बैठेगा तो मेरिट काउंट होगा, यहां तो उसका एग्जाम को अटेंड करने का मेरिट ही खत्म कर दिया गया। तो वो जो है वो ऑलरेडी अलाइनेट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। और ये बात केवल यहां तक की नहीं है, पायल तडवी तो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, उस कम्युनिटी की आजादी के 70 साल बाद वो पहली पोस्ट ग्रेजुएट। अब अंदाजा लगा लीजिए कि आजादी के 70 साल बाद किसी कम्युनिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर पैदा होता है, उसे देखने के लिए 70 साल तरसना पड़ता हो, तो वो एजुकेशन कहाँ तक गया हुआ। जबलपुर में एक बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स की सुसाइड हुई। देश भर में आंकड़ा ज़्यादा, कल ही हमने चर्चा की थी कि लगभग 2461 स्टूडेंट्स जो थे IITs के, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्विट कर लिया। इसमें लगभग 601 OBC के थे। ये क्रेज जो पहले SC/ST तक था वो OBC में आ गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 99 का फिगर है, उसमें 27 जो है वो OBC के स्टूडेंट्स। और यही हाल जो है एम्स का या मेडिकल कैंपस का भी है, उसके भी आंकड़े अगर हम मोटा कर देखे ये है।
और जब कोई लड़का उसमें आता है तो गारंटी से सवर्ण जो प्रोफेसर है उसकी किसी ना किसी टर्म में उसको क्या करते, डिलिबरेटली फेल करते और रिटर्न में बेहतरीन मेरिट लाता है, वाइवा में मतलब जो है उसको फेल किया जाता है, इंटरव्यू में फेल कर दिया, वाइवा में गारंटी से उसका एक टर्म जो है, एक साल कम से कम एक टर्म तो होता है। इसलिए ये तो बहुत सारे ऐसे मामले मेडिकल फील्ड के सामने आए हैं यूपीएससी में होता है, जो SC/ST की जो लड़कियां हैं या OBC की जो लड़कियां हैं उनके प्रोफेसर उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट तक करते हैं, ये तक मामला सामने आया हुआ। मतलब मोलेस्ट से भी ऊपर वाली बात है, मोलेशन से भी ऊपर वाली बात होती है कि वो जो प्रोफेसर है उनको एक्सप्लॉइट तक करते हैं और उनको वो करने के लिए मजबूर किया जाता है, नहीं तो उसको एग्जाम में फेल किया जाता है। ये भी मामले सामने आए। तो अनिता जो है, रोहित वेमिला हो, अनिता हो या और भी ऐसे मामले, ये तो सिंबॉलिक है, मगर ये जड़ जो है उसकी एक अनट्रांसपेरेंट या हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम है। अभी पिछले 3-4 सालों से रिजर्वेशन को लेकर भी नीट बहुत ज़्यादा विवाद में है। ऑल इंडिया कोटा में OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, इस साल भी यही मामला हुआ है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, समाज में OBC के लिए जो रिजर्वेशन कोटा नीट में नहीं फुलफिल गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग साजिश है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब हम देखते हैं जो प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, ये प्राइवेटाइजेशन का मामला जब आया तो इसका अर्थ ही ये होता है कि OBC को रोकने के लिए प्राइमा फेसी ये सामने आया है। जब रिजर्वेशन SC/ST तक सीमित था, OBC को नहीं था 1990 के पहले, तब SC/ST और OBC में झगड़ा लगाने का काम करते थे रिजर्वेशन को लेकर। जब मंडल आयोग के माध्यम से और मंडल आयोग का जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो LPG के बाद दिया, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत दिया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो OBC को मिलना ही नहीं चाहिए, हर हालात में, हर हालात में नहीं मिलना चाहिए, ये पर्टिकुलरली देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह नीट के माध्यम से OBC का ऑल इंडिया लेवल का कोटा फुलफिल नहीं होता, इसके पीछे भी यही कारण है। केवल डॉक्टर बनने से रोकने का ये मामला नहीं है जी। ये डॉक्टर बनने का मामला भी समाज से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर बनने का मामला ही समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है कि इसके पास 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये एक तो मेरिटोरियस होता है, दूसरी बात ये हाईली रिसोर्सफुल होता है, और तीसरी बात ये हाईली इन्फ्लुएंशियल होता है। बिल्कुल। तो बाबा साहब ने जो कालेलकर कमीशन के लोगों के सामने जो बात कही कि OBC में बड़े लोग पैदा करो, ये तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मेरिटोरियस है, इन्फ्लुएंशियल है, रिसोर्सफुल है, ये समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्व ना करे, ये भी नीट के पीछे जो कोटा फुलफिल नहीं होना चाहिए, ये हिडन ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे सोशल ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे केवल डॉक्टर नहीं बनाना ये मुद्दा नहीं है। तो इस गहराई से हमको देखना होगा, क्योंकि जो शासक जाति के लोग, जो रूलर जाति के लोग, अभी डेमोक्रेसी है ऐसा हम कैसा कह सकते हैं? एक रहता है रूलर, दूसरा रहता है रूल्ड। जब रूलर रूल्ड बन जाता है और रूल्ड रूलर बन जाता है हर 5 साल में, तब हम कैसे डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत में कैसा है? रूलर ही रूलर बनते जा रहा है, रूलर ही हर 5 साल में रूलर बनते जा रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसके पीछे। क्योंकि OBC लोग, OBC के डॉक्टर अगर समाज का नेतृत्व करे तो मामला बहुत गंभीर रकम। अभी डॉक्टर, हम केवल मेडिकल क्षेत्र का डॉक्टर में अभी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अलग सोचते हैं। हर क्षेत्र में डॉक्टर होता है, हर क्षेत्र में डॉक्टर होता है, PhD यानी कि डॉक्टर ही होता है।
तो ये सभी डॉक्टर उनके लिए घातक है। जी जी। शासक रूरल लोगों के लिए घातक है, क्योंकि ये सोशल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ मामला है कि चाहे नीट हो या और कोई एग्ज़ाम हो, इसका जो फाइनल अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है सोशल रिवॉल्यूशन को रोकना, यही इनका ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप कैसे देखते हैं ओबीसी कोटा जो ऑल इंडिया में लागू नहीं होता है, इस साल भी नहीं हुआ है, आपका क्या कहना है? अभी नीट के 2021 के एग्ज़ाम के फॉर्म जो है उसकी घोषणा हुई है। 1 अगस्त 2021 को नीट की एग्ज़ाम होगी और उसके फॉर्म में ऑल इंडिया का कोटा जो है ओबीसी का, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये बात केवल 2021 में नहीं है, तो पिछले 4-5 सालों से, खास तौर पर 4 सालों से लगातार ये बात हो रही है। अब ये ऑल इंडिया कोटा क्या है? तो ये तो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, तो जितने भी स्टेट के और गवर्नमेंट के और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, तो उन कॉलेजेस को अपना 15% का जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्टूडेंट कैपेसिटी जो है, वो 15% सीटें उनको सेंटर को सरेंडर करनी पड़ती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब ये 15% यूजी के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50% का जो कोटा है उनको सरेंडर करना पड़ता है। अब ओबीसी का ऑल इंडिया लेवल पर जो कोटा है वो इम्प्लीमेंट करते समय कॉन्स्पिरेंसी होती है। हर स्टेट में ओबीसी को अपने अपने स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है। सेंट्रल लेवल पर 27% है, मगर स्टेट की जो है उसमें उसका उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसका जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर है। तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है ओबीसी का तमिलनाडु में वो 50% है। ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब जब स्टेट से 15% सीटें पुल करके अगर सेंटर को दी जाती है तो तमिलनाडु के लोगों का ये कहना है कि उसमें 50% जो है ऑल इंडिया के कोटा में हमको लागू करो, और ये जायज़ मांग है। आप ओबीसी की सीट्स ले रहे हो तो उसमें ओबीसी का शेयर आपको देना चाहिए। अब ऑल इंडिया के कोटे में लगभग पिछले 3 सालों से 2018, 19 और 20, इन 3 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल 3000 सीटें जो है ओबीसी की कोटे की जो उनका ड्यू शेयर है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन जो है उनको देना चाहिए, नहीं दी जा रही। यानी पिछले 3 सालों में कम से कम 10,000 सीटें जो ओबीसी की जो है कहीं 67 है, कहीं 72 है या कहीं 70 से नीचे है। अब महाराष्ट्र का ही अगर हम लोग उदाहरण ले ले तो महाराष्ट्र में जो टॉप के जो मेरिटोरियस कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे बॉम्बे है, पूना है, नागपुर है, इनमें से किसी भी एक कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली। बॉम्बे में 4 मेडिकल कॉलेजेस है, पूना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बड़ी स्ट्रेंथ है, तो ऐसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एक भी सीट नहीं मिली। फिर ये सवाल है कि ये सीटें ओबीसी को क्यों नहीं दी जा रही। मद्रास हाई कोर्ट में इसको लेकर ये मामला हुआ। पिछले लॉकडाउन के पीरियड में ही मई 2020 को कांग्रेस ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस डाला। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गए, फिर डीएमके के लोग गए। अब बड़े मजे की बात है कि कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, ये तमिलनाडु के बाहर रिजर्वेशन की विरोध में बोलते रहते हैं। कम्युनिस्टों ने तो कहीं भी रिजर्वेशन का ये नहीं किया, मगर जो हम लोग ये कहते हैं ना कि सामाजिक आंदोलन का दबाव ही राजनीति को चलाता है, तो तमिलनाडु के बैकवर्ड क्लासेस के लोग जागृत है, तो उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इसका प्रेशर पॉलिटिकली जो है वो कांग्रेस के ऊपर, कम्युनिस्टों के ऊपर आया और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने उसके लिए बात कही कि 2021 के कोर्सेस में जो है अभी जो एकेडमिक सेशन चालू हो गया है उसमें ऑल इंडिया का कोटा इंप्लीमेंट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट के पास जाओ। जुलाई 2020 में 27 जुलाई 2020 को मद्रास हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा ओबीसी का एक्सेप्ट किया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने का हम समय देते, 3 महीने में कोई कमेटी बनाए जिसमें स्टेट, सेंटर और जो बॉडी है, मेडिकल बॉडी जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर ये बनाया जाए। एनएमसी को उसमें शामिल किया जाए, एनएमसी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हो, और 3 महीने के अंदर इसका एक रिपोर्ट बनाकर इसको लागू कैसे किया जाए इसकी पॉलिसी बनाए। अक्टूबर महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर लिया कि इस एकेडमिक ईयर में हमको लागू करना संभव नहीं, क्योंकि अब तो उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कोर्ट ने भी ये कहा कि अभी तो एग्जाम हुई ही नहीं है, अब एग्जाम हुई नहीं है तो वो जो प्रोसेस है वो बाद में भी की जा सकती है, केवल आपको सीटों को अरेंज करना है। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया।
इसका मतलब है कि 2020 के कोर्सेस में भी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब ये केवल 15% यूजी कोर्सेस का है, पीजी के लिए तो 50% है, तो वहां तो ओबीसी का ज्यादा शेयर होता है। हमारे पास आंकड़े भी है, वो आंकड़े ये प्रमाणित करते हैं कि किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ धोखा हो रहा। अब मामला ये बचता है कि फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोग इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? क्या अकेले तमिलनाडु में ओबीसी रहते हैं? महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट में 50% ज्यादा आबादी ओबीसी की है, तो वो अलग अलग स्टेट के लोग इसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि ये जो तमिलनाडु का जो ओबीसी है ये जागरूक है और वो अपने हक का अधिकार लड़कर ले रहा है, और नॉर्थ इंडिया में जो ओबीसी है वो उसको राम भक्त बना कर दिया हुआ है। और जब आप राम भक्त बनोगे तो हाथ में तो घंटा लेना, स्टेथोस्कोप तो लेना नहीं है। अब आप राम भक्त बनोगे तो हाथ में घंटा लेकर ही तो चलोगे। कावड़िया बनना है तो कावड़िया बनने के लिए तो डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। तो देश भर के बैकवर्ड क्लासेस के लोग इसके विरोध में उतरने चाहिए, मगर उन्होंने उसके लिए कोई ऐसा मामला खड़ा नहीं किया। तमिलनाडु स्टेट सुप्रीम कोर्ट में गया, डीएमके ने तो यहां तक बात की कि जिन अधिकारियों ने मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया उनके विरोध में कंटेम्प्ट की केस फाइल की। एक आइडियोलॉजिकल प्रेशर उस आंदोलन का कितना होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र या अलग अलग राज्यों में ओबीसी के लीडर स्टेट को लीड कर रहे हैं, वो संसद में या विधानसभा में इसके लिए बोल रहे हैं। वो केवल मतलब हम लोग कहते हैं कि लिप सिंपैथी रखने की बात भी वो करने के लिए राजी नहीं है, कम से कम उसके लिए तो बोले। ये मामला बैकवर्ड क्लासेस के ऑल इंडिया कोटे को लेकर हुआ। अब में मामला उसमें बड़ा ये होता है कि फिर ये ओबीसी की सीटें जाती कहाँ पर? ओबीसी के स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी फिर ये जो सीटें बचती है वो जाती कहाँ पर? प्राइवेट की सीटें है, गवर्नमेंट की सीटें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 40,000 सीटें जो है वो प्राइवेट में जाती है, तो वो 50% मैनेजमेंट कोटे के हिसाब से जाती है। कोई आदमी प्राइवेट में गवर्नमेंट का भी नहीं लगा तो वो भी चौथे पांचवें राउंड में या बेटरमेंट राउंड में या अलग अलग काउंसलिंग के राउंड में वो वहाँ जाता ही जाता है। क्योंकि भारत में वो जो सारी प्राइवेट सीटें जो है वो किस तरीके से जाती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन का मामला खड़ा होता है। इस करप्शन की पॉलिसी को भी हमको जानने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नीड जो है बेसिकली दो चीज़ों के लिए लाई गई। एक तो SC/ST को उसको हटाया जाए, और दूसरा मेडिकल कॉलेजेस में जो करप्शन चलता है उस करप्शन को लीगलाइज करने के लिए लाया गया। उसके बारे में भी हमको विस्तार से जानने की ज़रूरत है। जैसे अभी कुमार काले सर ने बताया कि इसके नीट लाने के दो कारण हैं, तो एक तो करप्शन है, दूसरा है SC/ST OBC को इस प्रक्रिया से दूर रखना। तो करप्शन का जहाँ तक मामला है, तो करप्शन कैसे होता है, किस स्तर पर होता है? देखिए, नीट के माध्यम से जो करप्शन हो रहा है, मैंने पहले आपको बोल दिया था, ये नीट जो एग्ज़ाम है ये प्रो प्राइवेट है, प्रो प्राइवेट एग्ज़ाम है और कुछ नहीं। कैसे? अभी देखो, 40,000 सीटें प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होती है, मेरिट के आधार पर नहीं है। जिसको जितने कम मार्क्स है, सपोज 107 मार्क्स है परसेंटाइल के आधार पर, मैं अभी आपको डाटा के साथ समझ रहा हूँ, 8 लाख लोग क्वालिफाई हो गए। 8 लाख से 30,000 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए, बचे 7,70,000 लोग बचे। तो इनमें से 40,000 सीटें भरना है जी। हो गया, वाचार शुरू हो गया ना, बहुत बोली ही बोलना शुरू होता है ना। जितना कंपटीशन उतना मार्केट, करप्शन का मार्केट रेस होता है। तो 7,70,000 में से 40,000 सीटें भरना है। तू कितना देता है, तू कितना, ऐसा ही होता है। तो जो सबसे ज़्यादा देगा उसको एडमिशन मिलेगा। तो अगर प्राइमरी बेसी, अगर हम सिंपल तरीके से सोचें, 40,000 सीटें, अगर एक स्टूडेंट के पास से केवल 1 करोड़ रुपया, समझने के लिए 1 करोड़ पकड़ो, डोनेशन लिया, तो 40,000 करोड़ हर साल करप्शन होता है। 40,000 करोड़ हर साल करप्शन होता है, मिनिमम है ये। अभी तो बहुत बढ़ गया होगा। अभी तो राजस्थान में, पंजाब में तो जो गवर्नमेंट NRI कोटा गवर्नमेंट कॉलेज को अटैच किया है और गवर्नमेंट डोनेशन लेती है उनसे NRI कोटे से।
तो एनआरआई से कोटे से गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है। ये एक अलग नया डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हुआ है, 0 मार्क्स है, माइनस मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स है, ऐसे लोग एनआरआई कोटे से एडमिशन ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं हर साल मिनिमम 40,000 करोड़ का घोटाला नीट के माध्यम से ओपनली हो रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं इसके ऊपर। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को उठाया, इस पर चर्चा की, और जो सही जानकारी है वो लोगों तक अभी जाएगी तो लोग विद्रोह करेंगे। जी जी, इस तरह से आपका करप्शन पर जो नीट के माध्यम से होता है वो क्या कहना है? देखिए कि करप्शन को लीगलाइज करने के लिए ही नीट को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मेरिट है तो उनको गवर्नमेंट सीटें मिलना ये है। करप्शन किस तरीके से नीट को मतलब जो है एक दूसरे के लिए वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए कितने पूरक है। अभी पिछले महीने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा केरला और कर्नाटका के कुछ मेडिकल कॉलेजेस के कैंपस पर रेड किया गया। सीबीटीबी नाम का जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स जो है, इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो लोग हैं कर्नाटका में, उसके लिए अलग से सिस्टम है, कर्नाटका एजुकेशनल जो सिस्टम है उसके आधार पर उन्होंने रेड किया था। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को जहाँ पर रेड हुई तो लगभग 400 करोड़ का स्कैम उन्होंने जो है उसमें पाया कि इन लोगों ने नीट के द्वारा जो है एडमिशन देकर ये 400 करोड़ रुपए कैपिटेशन फी के नाम पर जो है, फंड के नाम पर जो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कमाए। उसमें सोना शामिल था, उसमें ज्वेलरी शामिल थी, चांदी शामिल थी, हीरे शामिल थे। मेडिकल के एडमिशन के नाम पर क्या लिया गया? सोना, चांदी, डायमंड्स लिए गए। इतना ही नहीं तो फॉरेन में जमीन तक ली गई एडमिशन के बदले में। अब होता कैसे कि ये स्कैम होता कैसे, ये सवाल है कि ये नीट इसमें कैसे रोल प्ले करती है, क्योंकि डोनेशन इससे पहले भी लिए जाते थे। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, प्राइवेट वाले तो इसीलिए तो उन्होंने बनाए। अब नीट इसमें कैसे मदद करती है, तो उन्होंने तरीका ये अपनाया कि नीट के कोटे से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स को प्राइवेट वालों ने अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा। जिसका हाई रैंक है वो स्टूडेंट जो है पहले क्या करता है, प्राइवेट में एडमिशन लेता है, और उसका रैंक इतना बढ़िया होता है कि ऑल इंडिया का भी रैंक उसके पास होता है। तो फिर ऑल इंडिया के रैंक में भी वो कहीं भी जाकर अपनी मर्जी से एडमिशन ले सकता है। मगर जब वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो सीट जो है वो रिजर्व करके रखता है, ब्लॉक करके रखता है, फिर वो किसी दूसरे कॉलेज में चला जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है। और फिर ऐसे स्टूडेंट्स की जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसका दिया जाता है। वो सोचता है भाई मेरा जो कोचिंग क्लास में पैसा खर्चा हो गया, मुझे मिल रहा है, मुझे क्या हर्ज हो रहा है। वो स्टूडेंट्स भी क्या करता है, सोचता है भाई मेरे बाप ने इतना पैसा लगाया, थोड़ा मुझे मिल रहा है, आराम से मेरा पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी। तो वो जो पैसा उसको जाता है वो उसमें मैनेज होता है। और फिर वो जो सीट जो खाली होती है फिर मैनेजमेंट कोटे में उसको बाद में डोनेशन लेकर जो है फुलफिल की जाती है। अंदाजा लगा लीजिए कि केवल कर्नाटक और केरला के 56 इंस्टीट्यूट को उन्होंने रेड किया तो 400 करोड़ का स्कैम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी जस्ट ये पिछले फरवरी महीने की बात, और ये भी कब, जब एक साल इस देश के अंदर पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, उसके पीरियड में ये 400 करोड़ का है जी। अब भारत में खास तौर पर मेडिकल एजुकेशन के लिए जितना आप कहोगे तो जितना हायर एजुकेशन आप मेडिकल में लोगे उतना ज्यादा हायर रेट ऑफ करप्शन का होगा। जितना हायर एजुकेशन आप मेडिकल में लेंगे, ये तो यूजी का फिगर है। आप पीजी में जाओगे तो वो तो लिमिटेड सीट्स है, सुपर स्पेशलिटी की सीटें जो है वो बिलो 100 है। महाराष्ट्र में तो बिलो 100 है, 98 का फिगर है। अब जितनी ज्यादा वो सुपर स्पेशलिटी की सीटें होगी, प्राइवेट वालों को भी वो सीटें रखने के लिए अलाउ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करप्शन का मामला बढ़ेगा। और अभी तो एनएमसी ने तो इतना तक आगे कला कर दिया है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज चलते थे वैसे अब मेडिकल कॉलेज चलेंगे। बस 200 हॉस्पिटल वाला जो है आपका, मतलब 200 बेड वाला आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, आप मेडिकल कॉलेज चला सकते हो। हम लोग अभी दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में कम से कम 50 तो ऐसे आपको हॉस्पिटल मिलेंगे जिनकी बेड स्ट्रेंथ जो है 200 से ज़्यादा है। कम से कम 50 हॉस्पिटल तो आपको केवल एक दिल्ली की है, किसी भी स्टेट कैपिटल में आपको आराम से मिल जाएंगे कि वो 200 से ज़्यादा बेड रखते हैं और वहाँ आप उसको अटैच करके मेडिकल कॉलेज चला सकते।
अब प्राइवेट वालों का हमारा देश भर में जो फिगर है वो पैरेलल टू गवर्नमेंट सेटअप, डीम यूनिवर्सिटी भी है, और ये सारा प्राइवेट सेक्टर जो है ये करप्शन के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नीट जो है वो प्रो प्राइवेट है, इसका मतलब जो है कि वो प्रो कारपोरेट है और वो प्रो करप्शन भी है। अब हायर एजुकेशन आप खड़ा करना चाहते हो, मेरिट खड़ा करना चाहते हो, करप्शन से मेरिट कैसे खड़ा होगा? नीट को मेरिट के साथ जोड़ा गया था। मद्रास हाई कोर्ट में एनएमसी या एमसीआई ने एक आर्ग्यूमेंट ओबीसी का ऑल इंडिया का कोटा इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके विरोध में क्या आर्ग्यूमेंट किया था जानते? एमसीआई और एनएमसी के द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया था कि अगर हम ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे तो इससे मेरिट नीचे आएगा। ओबीसी की रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करते ऑल इंडिया कोटे में तो क्या होगा कि मेरिट जो है नीचे आएगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ज्यादा हड़काया आर्ग्यूमेंट करने वालों को, और ये कहा कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने तय किया है, उसके ऊपर ही आप सिलेक्शन करोगे तो मेरिट नीचे आने का सवाल क्या है? ये तो हमारे लोगों को इतना भी पता नहीं होता कि रिजर्वेशन जो है वो एडमिशन में है, पासिंग में नहीं होता। एग्जाम में कोई रिजर्वेशन, एग्जाम में कोई कंसेशन है कि भाई एससी का है, एससी का अलग अलग पेपर है, कोई है नहीं। अब जो पेरेंट्स या मतलब जो अपर कास्ट लोग जो है हमेशा रिजर्वेशन के विरोध में कोटा 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 या ये मेरिट लिस्ट लोग ये कहते, वो लोग कभी भी 15% एनआरआई कोटे के विरोध में, और ये जो ब्लैक मार्केट के द्वारा सीटें खरीदी जाती डोनेशन के तौर पर, उसको कभी भी नहीं बोलते। 2017 तक तो बड़े ऐसे किस्से आते थे कि जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सिंगल डिजिट भी उनका स्कोर नहीं है, वो भी केवल बायोलॉजी के स्कोर से एमबीबीएस की सीटें लिए, यूजी की सीटें ली। रिसर्च ये कहता है कि 530 मतलब 530 ऐसे सीट्स जो थे एमबीबीएस के एडमिशंस थे जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो स्कोर है वो सिंगल डिजिट का भी नहीं है। 400 ऐसे सीटें थी जिनका एडमिशन हुआ जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो स्कोर है नीट का वो सिंगल डिजिट का। अब मजे की बात उसमें यह है कि 110 ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ यूजी के लिए जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो स्कोर है वो निगेटिव है या तो जीरो है। अब जिसको पास फिजिक्स की कोई जानकारी नहीं है, केमिस्ट्री की जानकारी, केवल बायोलॉजी के मेरिट पर जो है वो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो जाएगा। अब उसमें भी बड़ी सोचने वाली बात है कि जिन 530 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो बिलो जीरो है, निगेटिव है या तो 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, उसमें से 507 स्टूडेंट ने प्राइवेट में एडमिशन लिया है। जो डॉक्टर साहब आपको कह रहे थे, मैं बस स्टैटिस्टिक आपको दे रहा हूं कि 530 में से 507 स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे प्राइवेट में कर प्राइवेट। अगर नीट नहीं होती और केवल मेरिट के आधार पर एडमिशन होता तो उन लोग को एडमिशन नहीं, तो क्या ये 503 507 डॉक्टर जो है वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोई बात नहीं रखते डॉक्टर बन पाते? अब यहां कहा गया मेरिट? जो मेरिट का डंका बजाने वाले जो लोग हैं वो कहाँ गए? भारत में 9 एम्स, और ये 9 एम्स हमेशा ये दावा करते, दिल्ली का एम्स तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ये दावा करता है रिसर्च के एरिया में, या हम लोग ये लाइफ साइंस और इसके मामले में कहाँ खड़ा है? दुनिया के रैंक में 248 नंबर पर है। ये सो कॉल्ड जनेऊधारी जो मेरिट वाले लोग हैं दुनिया के रैंक में कहाँ है? और नीट तो उसको और नीचे लेके आएगी। इसलिए नीट का जितना ज़्यादा विरोध होना चाहिए वो होना चाहिए। हम मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट के लिए ट्रांसपेरेंट एग्जाम प्रोसेस बनानी चाहिए, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, उसको उन्होंने स्पेस देना चाहिए, और एक इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी गारंटी देता है वो देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की भी और एटमॉस्फेयर की भी। अगर ये 2 चीज़ें हमको मिलती है तो भारत एक जो प्रतिभाशाली राष्ट्र बन सकता है, इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये नीट को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हो गई है, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स है इसके। सोचा नहीं था कि इतना लंबा ये डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन नीट एक ऐसा विषय है जो लोगों को पता नहीं है, या ब्राह्मण बनिया मीडिया जो है उनको लोगों तक सही जानकारी
नहीं पहुंचा रहा। और MNTV की ये कोशिश रहती है कि जो भी विषय या जो भी जानकारी ब्राह्मण बनिया मीडिया आपसे छुपाता है, हम उस जानकारी को उजागर करके आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। नीट यही एक विषय था जिसके बारे में हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें और भी जानकारी आ जाए। उसके अलावा इस वीडियो के इस एपिसोड के अलावा भी हम आगे जब थॉटकास्ट की ये सीरीज चलाएंगे, हो सकता है कि उसमें हम इस विषय को दोबारा लें और दोबारा जो नई जानकारी है, नई तरीके से जानकारी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करें। आप लोगों ने इसे देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बताइए कि इस विषय पर, खासकर नीट करप्शन में किस प्रकार से रोल प्ले कर रहा है, उस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाएं जो है वो ज़रूर लिखें। शुक्रिया।